हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लाता है, यानी कि आप कोई जो पढ़ाई है उसकी में कोई भी विघ्न ना पड़े, किसी भी तरह, खास तौर से फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसके लिए ही हम आपके लिए ये 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे सारे वीडियोस फ्री देते हैं। यानी कि आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे आकर आप 100% फ्री पढ़ सकते हैं। यहाँ हम ऐसा कुछ भी नहीं करते कि आपको 2 वीडियो जो है वो हम फ्री में दे रहे हैं, उसके बाद हम आपसे बोल रहे हैं कि नहीं, आगे की वीडियो के लिए आपको कुछ परचेज कर कुछ पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे, तब आप आगे का वीडियो देख सकते हो, या आपको कोई पैकेज लेना पड़ेगा, कोई कूपन लेना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, आपको जो भी वीडियो देखना है आप यहाँ बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं, यानी कि आपको कुछ नहीं देना है। इवन ये सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे सभी जगह 100% फ्री मिलेंगे। आप अगर हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे आते हैं तो यहाँ पर आपको सारे ही वीडियो पूरी सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज मिलेंगे। जैसे कि हम लोग बुक पढ़ते हैं ना, बुक में फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर होता है, टॉपिक वाइज है, एक एक टॉपिक में होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं। यानी कि आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे भाई ये हमको नहीं आता, हम कैसे करें या कुछ करें। कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी निश्चिंत होकर आगे आप काम पढ़ते रहिए। सारी चीज़ें मतलब आप सारी परेशानियां हम पे छोड़ दीजिए, हम आपकी पढ़ाई की पूरी तैयारी करा देंगे। बस आप अपना साथ हमारे साथ नहीं छोड़िए। आपके एग्ज़ाम्स, अगर बोर्ड एग्ज़ाम आप देने वाले हैं या आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। सबकी तैयारी आपको टाइम टू टाइम हम कराते हैं। कोई भी अगर चेंजेस होते हैं आपके सिलेबस में लेकर, आपके पैटर्न में लेकर, तो उनको भी हम आपको टाइम टू टाइम तैयार कराते हैं, ठीक है ना। और ये भी सब आपको हम 100% फ्री करा रहे हैं। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है हमारा क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के लिए। अब मैं आपको बता दूं कोर्स ए क्या है। 9th में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी। ये आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कौन सा सिलेबस चल रहा है। अगर आपके यहाँ कोर्स ए चल रहा है तो आपके पास बुक होगी क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। और अगर आपके यहाँ कोर्स बी चल रहा है तो आपके पास हिंदी की बुक होगी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो अब आप अपनी बुक देखकर पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके यहाँ कौन सा सिलेबस चल रहा है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं कि भाई ये हमारे पास नहीं है मैम, जो आप पढ़ा रही है हमारी क्लास 9th में नहीं है। तो इसके लिए आपको मैंने बता दिया कि आप अपनी बुक देखिए, क्योंकि हर वीडियो में हमारे साइट में यहाँ पर आपको बुक का नाम मेंशन रहता है, तो उसी के हिसाब से आप देखते चलिए। अब आते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि हम कोर्स ए करा रहे हैं, तो इसमें हमारी बुक है क्षितिज भाग 1। क्षितिज भाग 1 हमारे 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में हमारी कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये सभी कुछ आते हैं, ठीक है। मगर काव्य खंड में हमारे पास क्या आता है? काव्य खंड में हमारे पास में आता है कविता है, चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, गीत हैं, गज़ल है, ये सभी कुछ आता है। तो अभी तो हम कर रहे हैं गद्य खंड। गद्य खंड का ये हमारा आखिरी अध्याय है, यानी कि पुस्तक का हमारा 6ठा अध्याय है, मेरे सपने के दिन। अब क्या है, सॉरी, मेरे बचपन के दिन। अब ये जो मेरे बचपन का दिन जो ये पाठ है ना, ये लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। ये एक संस्मरण है। क्या है, याद रखना, संस्मरण। संस्मरण क्या होता है? जब हमारे साथ कोई चीज़ घटित हो चुकी हो, पहले काफ़ी घटित हो चुकी हो, और बाद में जब हम बड़े हो जाएं या बहुत टाइम बाद उस चीज़ को याद करके हम लिखें, तो वो क्या होता है? संस्मरण। यानी कि हमारी यादों से निकाला गया कोई अंश जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर अपने बचपन के दिन के बारे में बताया है कि उनके आसपास का माहौल कैसा रहता था, वो जहाँ हॉस्टल में पढ़ने गई वहाँ पे क्या हुआ, कैसे उनसे जो है बहुत सारी उनकी जो मित्र बनी, ये सभी कुछ के बारे में उन्होंने इस पार्ट में हमको बताया हुआ है। हमने पार्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी कि बुक के बाद जो क्वेश्चन थे उनको भी हमने अच्छे से किया हुआ है। उसके बाद हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया, यानी कि चैप्टर को हमने फिर से अच्छे से समझा। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए जो हमारे पार्ट में नहीं थे। फिर उसके बाद हमने एमसीक्यूज किए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी कि अभी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव थे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इस पार्ट से संबंधित हैं, लेकिन अभी तक हमने पढ़े नहीं है। ये एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी जो सोल्यूशंस हमने किए थे ये उनमें भी नहीं है। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम कर रहे हैं।
ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो तरीके से पूछे जाएंगे आपसे, जो पेपर में पूछे जाते हैं दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक गद्यांश आधारित रहेगा और दूसरा पाठ आधारित रहेगा। तो गद्यांश आधारित जो पाठ रहेगा वो इस पाठ का गद्यांश दे देंगे और उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ लेंगे। तो हम दोनों ही तरह के प्रश्न आपको यहाँ करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, हमारा गद्यांश आधारित प्रश्न। तो गद्यांश आधारित प्रश्न में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु और लघु उत्तरीय। अब आप कैसे पता करेंगे कि अति लघु क्या है और लघु क्या, क्योंकि इनके आंसर उसी हिसाब से हमें देने पड़ते हैं। जब भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसकी मार्किंग रहती है कि इतने मार्क का क्वेश्चन है। अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो वो है अति लघु क्वेश्चन, जिसे आपको विद इन 20 वर्ड्स के अंदर खत्म कर लेना है, यानी कि उसका आंसर आप 20 वर्ड्स के अंदर करोगे। अगर वो आपसे 25 to 30 वर्ड है का लिखना है तो वो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स का पूछा गया है तो आप उसका आंसर कितने में दोगे, 25 to 30 वर्ड के अंदर दोगे। ठीक है, तो अति लघु और लघु का मतलब आपको समझ में आ गया है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं गद्यांश और फिर इस पे बताते हैं क्वेश्चंस। पहला गद्यांश है, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं सुना है। उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था। तो अब यहाँ पर महादेवी जी क्या बोलती हैं कि बचपन की जो यादें होती है ना वो बहुत विचित्र होती हैं, क्योंकि जब हम बड़े को याद करते हैं ना वो हमारे जीवन में एक सुखद एहसास भरती हैं। तो वो परिस्थितियां बड़े होते ही बदल जाती हैं, जो हमारी सोच होती है, बाल सुलभ चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें बड़े होते तो बदल जाती हैं। तो बचपन के बारे में बताती हैं कि वो अपनी परिवार की पीढ़ियों में करीबन 200 साल बाद हुई थी। उस तब तक कोई लड़की नहीं हुई थी। कारण क्या था, क्योंकि जब पहले उनके यहाँ लड़कियाँ हुआ करती थी तो पहले ऐसा मान था कि लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता। तो परम धाम भेज देने का तात्पर्य था, मतलब पैदा होते ही उनको मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। बाबा यानी कि उनके दादाजी ने। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। भाई इतनी मान्यताओं के बाद अगर कोई बच्चा होता है तो जाहिर सी बात है उसे पलकों पे बैठा के रखा जाता है। तो महादेवी वर्मा जी के साथ भी हुआ। उनके पिताजी ने इतनी मान्यताएं करी, इतनी पूजा करी, तब कहीं जाके वो पैदा हुई। तो उनको हर एक चीज़ की सुख सुविधा सब कुछ प्रदान की गई। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, यानी कि क्या पढ़ते थे, उनके बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और उनके पिताजी क्या थे, वो अंग्रेजी पढ़ते थे। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। अब देखिए महादेवी वर्मा जी हिंदी की लेखिका हैं, लेकिन उनके परिवार में कहीं पे भी हिंदी का वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। जब वो ब्याह कर उनकी आई तो उनकी माता जी हिंदी पढ़ती थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो अब कहते हैं ना, माँ हर चीज़ अपने बच्चों को करना सिखाती है, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी को हिंदी सिखाई, जिसमें पंचतंत्र की किताब थी। अब पंचतंत्र की किताब से आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या आया है। पहला प्रश्न है, लेखिका के परिवार में लड़कियों की स्थिति का क्या इतिहास रहा और क्यों। क्या था, उनका इतिहास बहुत विचित्र था। 200 साल तक उनके परिवार में कोई लड़की नहीं थी। 200 साल बाद हमारी लेखिका महादेवी जी पैदा हुई थी। अब उससे पहले क्या होता था, जब लड़कियां पैदा होती थी उनको जो है तुरंत ही मार दिया जाता था। ये उनके परिवार में लड़कियों का इतिहास रहा है। देखिए क्या है, लेखिका के परिवार में लड़कियों की स्थिति का इतिहास बड़ा विचित्र सा रहा। उनके परिवार में पिछले 200 वर्षों से लड़कियों के साथ अन्याय होता था। उन्हें पैदा होते ही परमधाम यानी कि स्वर्ग भेज दिया जाता था। इसका मुख्य कारण था तत्कालीन समाज में लड़कियों को बोझ माना जाता था तथा उनके साथ भेदभाव किया जाता था। पहले क्या है, लड़कियों को नहीं माना जाता था कि मतलब लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। पैदा होते थे तुरंत मार देते थे। तो ये उस समय की सोच थी, होता था। फिर उसके बाद 200 साल तक उनके यहाँ कोई लड़कियाँ हुई ही नहीं। तो जो है उसके बाद बहुत पूजा अर्चना की गई, तब कहीं जाकर हमारी जो लेखिका है वो पैदा हुई। किसकी प्रार्थना के फलस्वरूप लेखिका का जन्म हुआ और उन्हें क्या सहन नहीं करना पड़ा।
किसकी प्रार्थना के बाद हुआ? उनके बाबा यानी कि दादाजी की प्रार्थना, जो उन्होंने दुर्गा जी जो है वो उनकी कुल देवी थी, उनसे बहुत पूजा अर्चना आराधना करी, तब कहीं जाके लेखिका का जन्म हुआ। तो उस समय भी समाज में लड़कियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी जब महादेवी जी वर्मा का जन्म हुआ। तो क्या हुआ, उस समय लड़कियों को जो चीज़ें फेस करनी पड़ती थी वो हमारी लेखिका को नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पूजा अर्चना और जतन के बाद पैदा हुई थी। तो देखिए क्या है, लेखिका के बाबा द्वारा उनकी कुल देवी दुर्गा की पूजा तथा प्रार्थना के फलस्वरूप लेखिका का जन्म हुआ। अतः उनके जन्म पर उनकी खूब खातिर हुई, अर्थात आदर सम्मान मिला। उन्हें वर्षों से लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव को नहीं सहना पड़ा। तो वर्षों से जो अन्याय हो रहा था, जो चीज़ें होती जा रही थी, वो लेखिका को नहीं झेलनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो सभी के लिए पूजनीय हो गई थी, सभी के लिए बहुत प्यारी हो गई थी, क्योंकि इतने सालों बाद उनके घर में लड़की का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है, आपके विचार में वर्तमान में कन्या जन्म की क्या स्थिति है? अब आज के समय में अगर आप कन्या जन्म देखोगे तो क्या स्थिति है? मेरे विचार में कन्या जन्म की स्थिति में आज काफ़ी बदलाव आया है। देखिए, आज सभी घरों में आप लड़कियों को देखेंगे, और जिनके घर में नहीं होता वो चाहते हैं कि हमारे घर में लड़कियां हो जाए। तो मतलब पहले जहां लड़कियों को बोझ समझा जाता था, आज वो स्थिति नहीं है। अब लड़कियों को सम्मान किया जाता है तथा लड़का लड़की को एक समान माना जाता है। कुछ राज्यों में लड़की के जन्म लेने पर विशेष पर्व या उत्सव भी मनाए जाते हैं, यानी कि लड़कियों का पैदा होना एक त्योहार होता है, इस तरीके से वो सेलिब्रेट किया जाता है। अथवा, अब यहाँ पर अथवा समझिए, वो जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा ना, उस पे हमने 3 प्रश्न कर लिए। अब उसी पैराग्राफ पे कुछ और प्रश्न बनकर आ रहे हैं, इनको भी हम देखेंगे। तो ये भी 3 मतलब पैराग्राफ एक ही रहेगा, क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न है उसी पर, किसके बचपन की स्मृतियों की बात हो रही है? बचपन की स्मृतियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर किसके बचपन की बात हो रही है? ये है हमारी लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन की बात हो रही है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन की स्मृतियों की बात हो रही है। बचपन का समय मनुष्य के जीवन में सबसे सुखद काल होता है। उसकी स्मृतियों के कारण मनुष्य को अपना बचपन सदैव आकर्षक लगता है। तो हमारे बचपन में जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि वो स्मृतियां हमारे जीवन में हमेशा प्रभाव डालती हैं। तो यही महादेवी जी के साथ हुआ, उनके बचपन में जो चीज़ें घटित हुई वो ताउम्र उनके जीवन पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालती रही। दूसरा प्रश्न है, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कन्याएं नहीं थी? उनके परिवार में पहले कन्याओं के पैदा होते ही क्या करते थे? तो इनके परिवार में 200 वर्षों तक कोई कन्या नहीं थी, और जब कन्याएं पैदा होती थी पहले तो उनको मार दिया जाता था, परमधाम भेज दिया जाता था। वो तत्कालीन मान्यता होगी, क्योंकि उस समय लड़कियों को बोझ समझा जाता था। लेखिका के परिवार में लेखिका के जन्म से 200 वर्ष पूर्व तक कोई लड़की नहीं थी। उनके परिवार में पहले कन्याओं को पैदा होते ही परमधाम यानी कि स्वर्ग भेज देते थे, अर्थात कन्या को पैदा होते ही मार दिया जाता था। ये ऐसा किया जाता था। प्रश्न संख्या 3 है, लेखिका के परिवार में भाषा से संबंधित वातावरण पर प्रकाश डालिए। भाषा से उनके बाबा क्या हैं? वो फारसी उर्दू बोलते थे, पिताजी अंग्रेजी बोलते थे, और हिंदी का कहीं नामो निशान नहीं। तो जब उनकी माँ आई तब उनके साथ हिंदी आई। ये उनकी भाषा का वातावरण था उनके परिवार में। लेखिका के परिवार में उनके बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की थी तथा हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। उनकी माता जबलपुर से आई थी, तब वे अपने साथ हिंदी को लेकर आई थी, यानी कि हिंदी उनके घर में कोई नहीं बोलता था, सिर्फ उनकी माता जी थी जो हिंदी बोलती थी, और उन्हीं के प्रभाव में आकर महादेवी जी इतनी बड़ी हिंदी की लेखिका बनी। अब हम आ गए अपने दूसरे गद्यांश पे। दूसरा गद्यांश को भी हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? क्या है? बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसीलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी मैंने। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी।
तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। तो अब क्या थे, उनके जो दादाजी थे, दादाजी क्या, जो उर्दू और फारसी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उन्होंने वो चाहते थे कि विदुषी बने। विदुषी मतलब होता है जो बहुत प्रगाढ़ होते हैं किसी सब्जेक्ट में। तो वो चाहते थे कि वो उर्दू फारसी पढ़ें और बहुत बड़ी विद्वान बने। लेकिन अब चूंकि हमारी जो लेखिका थी, उन्हें उर्दू फारसी बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन मौलवी आए, पढ़ाए, और दूसरे दिन जब मौलवी आए तो वो उससे छिप के भाग गई। मतलब उनका इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें पढ़ने में। लेकिन माँ जो है वो संस्कृत पढ़ती थी, क्योंकि उनको गीता पाठ, गीता संस्कृत में होती है, तो संस्कृत पढ़ती थी। तो धीरे धीरे उनके अंदर इंटरेस्ट जागा, क्योंकि पूजा पाठ करते समय जो है लेखिका हमारी माँ के साथ बैठ जाया करती थी, और संस्कृत पढ़ाने के लिए पंडित जी भी आते थे। तो इस तरीके से हमारी लेखिका के अंदर धीरे धीरे संस्कृत और हिंदी का इंटरेस्ट जागा। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, यानी कि मिशनरी स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया। घर में तो ये माहौल रहा, पढ़ते रहे, फिर उसके बाद मिशनरी स्कूल में दाखिला हुआ। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। अब मिशन स्कूल में जाहिर सी बात है इंग्लिश में होगा। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रॉसवेल्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। तो मिशन स्कूल में चूंकि हर एक चीज़, माहौल उनके घर से पूरी विपरीत था। प्रार्थनाएं भी इंग्लिश में होती थी, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो जाना उन्होंने पसंद नहीं किया। अब चूंकि इतनी लाडली थी, तो भाई घर वालों ने वहां से नाम कटा के क्रॉसवेल्ट गर्ल्स कॉलेज में उनका एडमिशन किया। किस क्लास में? 5th क्लास में। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थीं, ईसाई लड़कियां भी थीं। हम लोगों की एक ही मेस थी। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। अब क्या था, चूंकि अब ये भी एक क्रिश्चियन स्कूल था, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। हिंदू मान्यताओं की बहुत इज्जत करी जाती थी, जैसे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, तो उस मेस में खाना जो बनता था उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। इसलिए यहाँ का वातावरण हमारी लेखिका को अच्छा लगा और फिर वो यहाँ पढ़ने लगी। अब इस गद्यांश पे आधारित पहला प्रश्न है, देखिए क्या, लेखिका ने तत्कालीन समय में क्रॉसवेल्ट गर्ल्स कॉलेज की क्या विशेषता बताई है। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, वहाँ के मेस के खाने में प्याज वगैरह इस्तेमाल नहीं होता था, ये चीज़ उन्होंने बताई थी। लेखिका ने क्रॉसवेल्ट गर्ल्स कॉलेज की विशेषता बताते हुए कहा है कि उस समय वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। वहाँ हिंदू और ईसाई लड़कियाँ साथ साथ पढ़ती थीं। उनकी मेस भी एक ही थी। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। मतलब ऐसा नहीं था कि ईसाइयों के लिए मेस अलग है और हिंदुओं के लिए अलग है, दोनों के लिए मेस एक ही थी, लेकिन वहाँ पर प्याज का इस्तेमाल नहीं होता था। और जो धर्म को लेकर कोई मतलब लोगों में कोई मनमुटाव नहीं था। सभी ईसाई और हिंदू लड़कियाँ बहुत ही अच्छे से मिलजुल कर साथ में रहा करती थी। प्रश्न संख्या 2 है, मौलवी साहब को देखकर लेखिका ने क्या किया। जो उनको उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए मौलवी साहब आते थे, पहले दिन तो पढ़ लिया, दूसरे दिन क्या हुआ, उनसे बचने के लिए चारपाई में घुस गए, यानी कि चारपाई के नीचे चली गई। उनको बिल्कुल भी वो मौलवी साहब पसंद नहीं थे। तो देखिए क्या है, एक दिन जब लेखिका ने मौलवी साहब को देखा तो वह दूसरे ही दिन चारपाई के नीचे जा छिपी। वह उर्दू फारसी नहीं सीखना चाहती थी, जबकि उनके बाबा चाहते थे कि वह उर्दू फारसी अवश्य सीखें। तो इसीलिए उन्होंने मौलवी को बुलाया, लेकिन उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो चारपाई के नीचे जा छिपी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। मिशन स्कूल का वातावरण किस प्रकार का था, ये आपको बताना है। जिस स्कूल में हमारी लेखिका को जाना पसंद नहीं था उसकी बात हम करें। तो मिशन स्कूल का कैसा वातावरण था, वहाँ पे दूसरी भाषा में यानी कि इंग्लिश भाषा में प्रेयर होती थी, तो वो सब उनको अच्छा नहीं लगा था। तो देखिए क्या है, मिशन स्कूल का वातावरण लेखिका के अनुकूल नहीं था। वहाँ दूसरा वातावरण था, प्रार्थना दूसरी थी। लेखिका का वहाँ मन नहीं लगा था, उनके द्वारा वहाँ जाना बंद कर दिया गया। अब भाई होता है ना, हमें अगर अपना जैसा कंफर्टेबल माहौल नहीं मिले तो हमें उस जगह एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। और लेखिका तो इतनी पैम्पर्ड चाइल्ड थी, तो उनको वो जगह बिल्कुल भी सूट नहीं करी, क्योंकि वो उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया। रोने धोने लगती थी, तो पिताजी लोगों ने भाई नाम कटा दिया, ठीक है नहीं बच्चे को पसंद है तो हम नहीं भेजेंगे। फिर उन्होंने क्रॉसवेल्ट गर्ल्स कॉलेज में इनका एडमिशन करा दिया था। अब हम आ गए अपने तीसरे गद्यांश पे। देखिए क्या है यहाँ पर, वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी।
उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी थी। अब देखिए ये भी दूसरी बहुत ही महान लेखिका हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी भी आप बहुत सी कृतियां अभी आगे पढ़ेंगे। 7वीं दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, यानी कि जब हमारी लेखिका का एडमिशन हुआ तो वो 5th क्लास में थी। तो और जहाँ छात्रावास यानी कि हॉस्टल में रखा गया, एक रूम में कितनी रहती थी लड़कियां? 4 लड़कियां रहती थी। उसी में एक थी सुभद्रा कुमारी चौहान जो उनसे 2 साल सीनियर थी, यानी कि लेखिका हमारी 5th क्लास में हुई और सुभद्रा कुमारी चौहान किस में हुई? 7th क्लास में। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। मतलब अब उनको हिंदी में तो इंटरेस्ट था, थोड़ा थोड़ा तुक भी मिलाने लगी थी, लेकिन कविता लिखने का जो एक शौक डेवलप हुआ वो सुभद्रा कुमारी चौहान को देखकर हुआ, क्योंकि सुभद्रा जी वहां पर कविताएं लिखती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। अब माँ क्या होती थी? गाना गाती थी। तो गानों में क्या होता? तुक रहता है ना, तो वो तुक मिला मिला के लेखिका ने भी तुक करना सीख लिया था। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी, सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा जी खड़ी बोली में लिखती थी। अब देखिए लिखनी भाषा अलग होती है ना, खड़ी बोली अलग, ब्रज भाषा अलग, अवधी भाषा अलग। तो इसी तरीके से जैसे बहुत सारी भाषाएं होती है जिनमें अलग अलग कृतियां करी जाती हैं। तो जो सुभद्रा जी वो खड़ी बोली में लिखती थी और महादेवी जी ब्रज भाषा में लिखा करती थी। मैं भी वैसे ही लिखने लगी, मतलब उनको देखा खड़ी बोली में लिखते हुए तो मैंने भी खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। लेखिका सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा कर लिखती थी मैं। यानी कि अब क्या था, सुभद्रा जी बहुत टाइम से लिख रही थी तो वो फेमस थी लिखने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से लिखती थी तो पूरे जगह सभी जगह फेमस थी उनकी कृतियाँ, उनकी रचनाएं सभी पढ़ा करते थे। लेकिन ये चूंकि इन्होंने नया नया लिखना शुरू किया था तो ये सभी से छिप के लिखा करती थी, सभी के सामने ये बात नहीं आती थी। अब इस गद्यांश पे आधारित हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? प्रभाती से क्या तात्पर्य है? लेखिका की माँ क्या किया करती थी? तो प्रभाती का तात्पर्य होता है सुबह सुबह गाए जाने वाले भक्ति गीत, वो होते हैं प्रभाती। तो हमारी लेखिका की माँ प्रभाती भी गाती थी, संध्या कालीन आरती भी करती थी, सभी कुछ करती थी। तो देखिए क्या है, प्रभाती से तात्पर्य सुबह को गाए जाने वाले गीतों से है। आप यहाँ पे भक्ति गीत भी कर सकते हैं। लेखिका की माँ कविता लिखती थी तथा विशेष रूप से मीरा के पद गाती थी। सवेरे के समय जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले तथा शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। तो मतलब माँ आध्यात्मिक थी, वो अध्यात्म से जुड़ी थी, इसलिए गीता रामायण ये सब कुछ पढ़ा करती थी, इनके गीतों को गाया भी करती थी, पदों को गाया करती थी। तो हमारी लेखिका को भी इसमें इंटरेस्ट हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है, क्या दिया है? महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में लिखती थी? वे सुभद्रा जी से छिपाकर क्यों लिखती थी? महादेवी जी पहले किस में लिखा थी? ब्रज भाषा में लिखा करती थी। जब उन्होंने देखा सुभद्रा जी खड़ी बोली में लिखती है तो उन्होंने भी खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन वो सुभद्रा जी से छिपा के लिखती थी। कारण क्या था? सुभद्रा जी काफी पहले से लिखती आ रही थी, एक प्रतिष्ठित कवयित्री बन चुकी थी, लेकिन हमारी लेखिका ने अभी लिखना शुरू किया था, इसलिए वो सबको अपनी कृतियां दिखाने से हिचकती थी, इसलिए वो छिपा कर लिखती थी। महादेवी वर्मा पहले घर के वातावरण से प्रभावित होकर ब्रजभाषा में लिखती थी। महादेवी वर्मा सुभद्रा जी से छिपाकर लिखती थी क्योंकि वे उनसे बड़ी थी और प्रतिष्ठित हो चुकी थी, मतलब काफी फेमस हो चुकी थी, इसमें अच्छे खासे पैर जमा चुकी थी, इसलिए उनको लगता था पता नहीं हम नया लिख लेना, अच्छा लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, इसलिए वो हमेशा छिप छिपा कर ही लिखा करती थी। प्रश्न संख्या 3 है, छात्रावास में महादेवी जी की पहली साथिन कौन थी तथा उनके विषय में लेखिका ने क्या बताया है? तो उनकी पहली साथिन कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो एक प्रतिष्ठित कवयित्री थी। छात्रावास में महादेवी जी की पहली साथिन सुभद्रा कुमारी चौहान थी। उनके विषय में लेखिका ने बताया कि वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, उनसे 2 साल सीनियर थी और वे कविता भी लिखती थी। तो उनसे कितनी थी? 2 साल सीनियर थी और कविताएं भी बड़ी अच्छे से लिखा करती थी। अब हम आ गए हैं अपने संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न पे, यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, पाठ का कुछ गद्यांश लिया गया और उस पर गद्यांश हमने पढ़ा और उस पर आधारित हमसे प्रश्न पूछे गए। अब हमारे सामने क्या है, दूसरा तरीका है जो हमसे एग्जाम में
पूछा जाएगा। वो दूसरा तरीका है, हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे पाठ में से कहीं से भी। तो अब हम वही प्रश्न यहाँ पर करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, महादेवी वर्मा की अध्ययन संबंधी रुचियों को पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पढ़ने की जो आदत होती है, होता है ना, एक पढ़ने की अपनी एक आदत होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर लेखिका ने लिखी। आपको जो आपने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर आपको ये बताना है। तो देखिए क्या है, लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म एक पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। उनके बाबा उनको विदुषी बनाना चाहते थे। अब देखिए वहाँ पढ़े लिखे परिवार का तात्पर्य क्या है, उनके जो दादाजी यानी कि बाबा थे वो उर्दू फारसी जानते थे अच्छे से, पिताजी अंग्रेजी जानते थे, माताजी हिंदी जानती थी। तो मतलब सभी कोई अच्छा पढ़ा लिखा परिवार था। अब बाबा उनके विदुषी यानी कि उनको विद्वान बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि लेखिका उर्दू फारसी भी सीख ले, परंतु उर्दू फारसी सीखना उन्हें अपने वश की बात नहीं लगी। उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आया, उन्हें लगा कि हम नहीं सीख पाएंगे। लेकिन उन्होंने संस्कृत अवश्य पढ़ी और पंचतंत्र भी पढ़ा। लेकिन हमारी लेखिका का इंटरेस्ट अगर उर्दू फारसी में नहीं गया, लेकिन उनका इंटरेस्ट किस में गया, संस्कृत में गया। वो उनको पढ़ाने के लिए पंडित भी आते थे, वो पढ़ी भी, साथ ही देखिए गीता पाठ वगैरह भी माँ के साथ करती थी, और साथ ही साथ उनकी माँ ने उन्हें जो पंचतंत्र की कहानी दी उसको भी उन्होंने बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। पहले उन्हें मिशन स्कूल में भेजा गया। अब पढ़ने के लिए भाई घर के माहौल में तो पढ़ाई उतनी नहीं होती, स्कूल तो जाना ही पड़ता है। तो सबसे पहले उनका एडमिशन कहाँ कराया गया, मिशन स्कूल में कराया गया। परंतु उनका मन वहां नहीं लगा क्योंकि माहौल उनके अनुकूल नहीं था। फिर उन्हें क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। यहाँ का वातावरण उन्हें बहुत पसंद आया। यहाँ आकर उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान के सानिध्य में रहते हुए खड़ी बोली में रचना करना आरंभ कर दिया। तो ये उनके बचपन में उनके पढ़ाई लिखाई का जो माहौल रहा वो बताया कि किस तरीके से मिशन स्कूल से निकली, फिर कॉस्वेट में आई, यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान से उनकी मुलाकात हुई, और फिर उन्होंने जो ब्रज भाषा में लिखा करती थी फिर उन्होंने जो है लिखना शुरू कर दिया खड़ी बोली में। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 2 पे। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि मिशन स्कूल का वातावरण किस प्रकार का था तथा लेखिका को वहां कैसा लगता था। भाई वहां का वातावरण एक कहते हैं ना क्रिश्चियन स्कूल था, तो वहां का वातावरण उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो वहां पे जाने से रोने धोने लगती थी। देखिए मिशन स्कूल के वातावरण को अंग्रेजी वातावरण कहा जा सकता है। या वहाँ उनकी अपनी ही प्रार्थना होती थी। अब जाहिर सी बात है जब अंग्रेजी स्कूल है तो प्रार्थना भी अंग्रेजी में ही होगी ना, तो वहाँ होती थी, वो उनको समझ में नहीं आती थी। लेखिका को वहाँ भेज दिया गया, परंतु उस वातावरण के कारण लेखिका का मन वहाँ नहीं लगता था। वहाँ जाने में वह रोने धोने लगी और अंत में वहाँ जाना भी बंद कर दिया क्योंकि वहाँ का वातावरण उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। अब मिशन स्कूल का वातावरण क्या था, वहाँ का वातावरण पूरी तरीके से अंग्रेजी वातावरण था, क्योंकि भाई देखिए उस समय क्या था, भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो वो अंग्रेजी वातावरण हमारी लेखिका को शुरू से पसंद थी क्योंकि वो एक बचपन से एक धार्मिक माहौल में रहती आ रही थी। अब क्या था, जब उन्हें उस माहौल में जाना पड़ा तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाई। अब जब हम कहीं एडजस्टमेंट नहीं कर सकते तो हमको अच्छा नहीं लगता, हम वहाँ जाने से बचते हैं। तो वही हमारी लेखिका के साथ हुआ, उनको बिल्कुल भी वहाँ अच्छा नहीं लगा, वो रोने धोने लगी। तो भाई कुछ दिन तो पहले गैप कर करके जाने लगी, फिर एकदम एक समय आया कि उन्होंने जाना ही बंद कर दिया कि अब हम जाएंगे ही नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, वहाँ से उनका नाम कटा दिया गया, फिर क्रॉसवेल गर्ल्स कॉलेज में उनका नाम कराया गया। तो इस तरीके से माहौल जो है वो लेखिका के माहौल के बिल्कुल विपरीत था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाना बंद कर दिया था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, महादेवी वर्मा यानी कि इस पाठ की जो लेखिका हैं के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा और क्यों। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए। तो अगर हम देखेंगे पूरा पाठ इनका अगर हम पढ़ेंगे, जो भी हमने इसमें पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा जो इनकी क्या कहते हैं हॉस्टल में फ्रेंड बनी सुभद्रा कुमारी चौहान, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा क्योंकि उन्हीं के संपर्क में जब आए तो इन्होंने कविताओं को एक संपूर्ण रूप देना शुरू किया और उसी की वजह से उनकी एक पहचान बनी। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। महादेवी वर्मा के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी मित्र सुभद्रा कुमारी चौहान का पड़ा। वे लेखिका से 2 वर्ष सीनियर थी, दोनों छात्रावास में मिली थी। कहाँ मिली थी, हॉस्टल में, यानी कि छात्रावास में मिली थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के आत्मीय व्यवहार का महादेवी वर्मा पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मतलब वो आत्मीय व्यवहार का मतलब आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा क्लोज थी, जैसे कोई मेंटोर होता है ना, उस तरीके से था। हम लोग जैसे स्कूल कॉलेज जाते हैं
तो वहाँ पर हमारे कोई ना कोई मेंटोर होते हैं कि हम उनकी गाइडेंस के अंदर काम करते हैं। उसी तरीके से महादेवी वर्मा जो है वो किसके गाइडेंस में रही, वो रही सुभद्रा कुमारी चौहान के। बहुत ही क्लोज रिलेशन था, उनको अपना समझ के हर एक चीज़ बताना समझाना। भाई पहले तो उन्होंने सुभद्रा जी को नहीं बताया था कि वो कविताएं करती हैं, लेकिन जैसे तैसे जब सुभद्रा जी को पता चल गया तो उनकी हर एक गलती, हर एक चीज़ को सुधारना, उनके लेखन को और सुधार लेके आना, जो भी वो लेख लिखती या कविताएं लिखती हमेशा सुभद्रा जी को दिखाती, ताकि उसमें जो करेक्शन हो सके, जो सही मुनासिब है, वो उनको गाइड कर सकें और वो अपने आगे के लेखों में, कविताओं में वो सुधार ला सके। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी आत्मीय व्यवहार था सुभद्रा कुमारी चौहान का महादेवी वर्मा के प्रति। वे खड़ी बोली में कविताएं लिखती थी। कौन खड़ी बोली में लिखता था? सुभद्रा जी लिखती थी। उन्हीं की प्रेरणा से महादेवी वर्मा भी खड़ी बोली में कविताओं की तुकबंदी करने लगी थी। पहले वो किस में लिख रही थी? पहले वो ब्रज भाषा में लिखती थी। महादेवी वर्मा पहले ब्रज भाषा में ही तुकबंदियाँ किया करती थी, मतलब कविताएं तो ठीक से नहीं कर पाती थी, तुकबंदी ही ब्रज भाषा में किया करती थी। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में जब से आई, तब से वो खड़ी बोली में भी काम करने लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही पूरे हॉस्टल में यह बात फैला दी थी कि महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखती हैं। अब दोनों ही स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में अपनी कविताएं भेज देती थी। अब यहाँ पर पहले क्या होता था, वो छिपा छिपा कर लिखती थी। इवन क्योंकि उनकी जो रूममेट थी वो सुभद्रा जी, वो किसी तरीके से पता नहीं चलने देना चाहती थी कि हाँ हम भी लिखते हैं। लेकिन सुभद्रा जी को जब पता चल जाता है तो ये बात जहाँ वो खुद जानती है, वहीं पूरे हॉस्टल में ये बात फैला दी जाती है कि नहीं, महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखती हैं। अब इससे क्या हुआ, अभी तक सुभद्रा जी के बहुत सारे फैन थे, उनके बारे में सुनते थे, उनकी कविताएं जो है छपती थी, और जो क्या कहते हैं कवि सम्मेलन हुआ करते थे उसमें वो जाया करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, वर्मा जी भी यानी महादेवी वर्मा भी उनके साथ जाने लगी और वो भी पूरे हॉस्टल में प्रसिद्ध हो गई कि हाँ, क्योंकि सभी उनके बारे में जानने लगे, उनकी कविताओं को भी पढ़ने लगे थे। प्रश्न संख्या 4 है, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लेखिका ने क्या क्या लिखा है, पाठ के आधार पर बताइए। अब वो कैसी थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, ये सब जो है महादेवी वर्मा जी ने यानी हमारी लेखिका ने पाठ में मेंशन किया है, तो उन्हें आपको बताना है। अब देखिए, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में पाठ में, या ये कितनी घटनाएं घटी, इन्हें आप पॉइंट्स में दे सकते हैं, हेडिंग्स में मेंशन कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि जहाँ पर आपसे ऐसा है कि जहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछी गई, अगर उन्हें आप पॉइंट्स में दे सकते हो तो बेस्ट है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आंसर ऐसे ही किए जाते हैं कि आप उनको पॉइंट में दे दो तो सामने पढ़ने वाला जो है वो समझ जाता है कि हाँ, बच्चे को ये चीज़ आती है, कि क्या चीज़ को हम थ्योरिकल मतलब पूरे पैराग्राफ में दे देंगे और क्या चीज़ पॉइंट में दे सकते हैं, क्या चीज़ हेडिंग में दे सकते हैं। जैसे विशेषताएं होती हैं, अब विशेषताओं को आप हेडिंग्स में दे सकते हो, ठीक है ना, आत्मीयता, सहनशीलता, आदर्शवादी, इस तरीके की कुछ हेडिंग्स देकर जो भी व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा रहा है आप हेडिंग में दे सकते हो। और अगर मान लीजिए आप हेडिंग नहीं बना पाते तो उन्हें पॉइंट्स में दे दिए, जैसे कि यहाँ पर हमने दिया, हमने क्या क्वेश्चन पूछा, उनके बारे में लेखिका ने क्या क्या लिखा है, तो इन्हें आप अलग अलग मेंशन कर सकते हो। ये इसलिए हमने इनको आप पॉइंट्स में दिया है। देखिए कैसे लिखेंगे, लेखिका ने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में निम्नलिखित बातें लिखी हैं। वे छात्रावास में पढ़ती थी और लेखिका से 2 साल सीनियर थी, ठीक है, ये बात उन्होंने लिखी। दूसरा था, लेखिका उनकी घनिष्ठ मित्र हो गई थी। चूंकि रूम पार्टनर्स थे तो धीरे धीरे क्या हुआ, घनिष्ठ मित्र भी बन गई। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक सिमिलरिटी रही वो थी आपकी कविताएं लिखना, ठीक है ना, ये चीज़ें सिमिलर थी एकदम। वो भी, सुभद्रा कुमारी चौहान भी कविताएं लिखती थी और महादेवी वर्मा भी लिखती थी, इसलिए उनमें घनिष्ठ मित्रता हो गई। सुभद्रा जी खड़ी बोली में लिखती थी और विद्यालय में कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी कि पूरे संपूर्ण विद्यालय में कि वो एक प्रतिष्ठित कवयित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, ये संपूर्ण विद्यालय में बात फेमस थी। और वो किस में लिखा करती थी, खड़ी बोली में। सुभद्रा जी ने लेखिका को काव्य की रुचि को उभारा तथा उसे सबके सामने प्रकट किया। हमने जैसे बताया ना, वो भी महादेवी वर्मा जी लिखा सकती थी लेकिन चोरी छुपे लिखती थी। फिर जब ये चीज़ सुभद्रा कुमार जी को पता चली तो उनकी कविताओं में जो सुधार हो सकता था वो कार्य उन्होंने किया। तो मतलब एक तरीके से महादेवी जी की प्रतिभा को उन्होंने निखारा, उसको तराशा उन्होंने,
और जो है सबके सामने प्रकट किया, क्योंकि पूरे हॉस्टल में, पूरे विद्यालय में ये बात फैला दी कि हाँ, ये भी कविताएं लिखती हैं। सुभद्रा जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब उस समय क्या था, ये लोग एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे, तो चारों तरफ अंग्रेजी भाषा का बहुत प्रबल प्रचार प्रसार था। लेकिन अब चूंकि हमारी जो कवयित्री हैं सुभद्रा जी, वो हिंदी में लिखा करती थी, तो वो हिंदी को ज़्यादा प्रिविलेज देती कि नहीं, हम हिंदी ज़्यादा करेंगे। तो इस चीज़ को जहाँ वो खुद एक्सेप्ट करती थी, वहीं सभी के सामने इस चीज़ को जो है शो भी किया करती थी कि नहीं, हिंदी बहुत ही प्रतिष्ठित भाषा है, और उसका प्रचार प्रसार में जो है कार्यरत रहती थी। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 5 पर। मेरे बचपन के दिन पाठ में लेखिका अपने बचपन की किस घटना का वर्णन करती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने कई घटना का वर्णन किया है, तो अब यहाँ पर कोई भी एक जो घटना आपको समझ में आए लिख सकते हैं। विद्यालय की घटना हो सकती है, उनके आस पड़ोस की घटना हो सकती है, घर की घटना हो सकती है, तो कोई भी। तो यहाँ पे हमने वो जो उनको सुंदर चांदी का नक्काशीदार कटोरा जो इनाम में मिला था, जिसे उन्होंने गांधी जी को दे दिया था, वो वाली घटना है। तो देखिए क्या है, लेखिका को अपने बचपन की एक घटना याद आती है कि एक बार कविता सुनाने पर लेखिका को एक चांदी का कटोरा पुरस्कार में मिला था। आप बहुत अच्छा सुनाए तो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो यहाँ वहाँ खुश होते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ इनाम में देते हैं। तो एक बार उनको चांदी का कटोरा मिला, वह बड़ा ही नक्काशीदार व सुंदर था। नक्काशीदार यानी होता है उसमें जो काम किया हुआ था वो बहुत ही सुंदर था। लेखिका द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान को पुरस्कार दिखाने व उससे उस कटोरे में खीर खिलाने के लिए कहती हैं। अब भाई जब उनको वो महादेवी जी को मिला कटोरा, तो बड़ी प्रसन्न हो गई। तो आगे सबसे पहले जो है उन्होंने वो कटोरा किसको दिखाया, सुभद्रा जी को दिखाया। सुभद्रा जी भी बड़ी प्रसन्न हुई, कहती ठीक है, तुम इससे मुझे खीर बना के खिलाना। तो भाई वो तैयार हो गई कि हाँ, हम ज़रूर बना के खिलाएंगे। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी आनंद भवन में आते थे। अब चूँकि वो ये जिस दौर की बात हो रही है, ये हमारे देश की आज़ादी से पहले की बात है। तो उस समय आनंद भवन में महात्मा गांधी आए। लेखिका उन्हें वह कटोरा दिखाती है, किसको, महात्मा जी को, जो उसने कवि सम्मेलन में जीता था। गांधी जी द्वारा वह कटोरा मांगने पर वह उसे उन्हें दे देती हैं और अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। तो वहाँ पे उस समय गांधी जी जो आनंद भवन में आए थे, वो भारत में आंदोलन जो है प्रस्तारित कर रहे थे, असहयोग आंदोलन। अब क्या होता है भाई, उसके लिए कुछ धनराशि की ज़रूरत होती है। तो जब उनसे जो लोग मिलने पहुँचते, तो जो आपसे जो बन पड़ता है आप वो दीजिए, आप दान दीजिए, ताकि हम ये आंदोलन आगे बढ़ा सकें। तो महादेवी वर्मा के पास कटोरा होता है, वो गांधी जी को दिखाती हैं कि हाँ, मुझे ये इनाम में मिला था। तो कहते हैं कि ये कटोरा आप दान दे दो भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए। तो वो खुशी खुशी दान दे देती हैं। तो देखिए, जो चीज़ उनको इतनी अच्छी पुरस्कार में मिली थी, कहते हैं ना, हम लोग को कोई ट्रॉफी मिलती है तो हम लोग कितना संभाल के रखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने अपने देश के लिए, हमारी लेखिका ने अपने देश के लिए अपनी वो प्रतिभा के बल पे जो उन्होंने इनाम जीता था, वो उनको महात्मा जी को दे देती हैं। और ये भी नहीं है कि दुखी मन से दे रही हैं, बहुत खुशी खुशी देती है। तो इससे देखिए, एक चीज़, उनकी जो देशभक्ति की भावना है वो भी यहाँ हमें प्रखर दिखाई देती है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, ये कि किस वक्तव्य घटना से आपको ये पता चलता है कि महादेवी वर्मा जी एक देशभक्त कवयित्री या लेखिका भी थी, तो आप ये चीज़ यहाँ पर बता सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने कवि सम्मेलन में जो कटोरा चांदी का जीता था, उसे देश की स्वतंत्रता के लिए वह महात्मा गांधी जी को दे देती हैं। अब आ गए प्रश्न संख्या 6 पर। गांधी जी और महादेवी वर्मा की बातचीत के एक अच्छे प्रसंग का वर्णन पाठ के आधार पर कीजिए। अब गांधी जी और लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा के बीच जो बातचीत हुई, उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए क्या है, एक बार गांधी जी आनंद भवन में आए। लेखिका अपनी घटना बताते हुए कहती हैं कि जब बापू के पास मैं गई और कवि सम्मेलन में पुरस्कार में प्राप्त कपटा कटोरा भी लेती गई, मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। बापू कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। यही गांधी जी और महादेवी वर्मा यानी लेखिका की बातचीत का एक अच्छा प्रसंग था।
कि मतलब किस तरीके से वो जाती हैं। और गांधी जी कहते हैं हाँ मुझे दिखाओ, और उन्होंने बोला कि हाँ तुम मुझे दे दोगी, तो वो दे देती हैं खुशी खुशी। मतलब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि गांधी जी के प्रति उनका कितना मान, कितना सम्मान था कि हमसे अगर कोई चीज़ मांगे तो एक पल को हम देने की हिचकेंगे, लेकिन गांधी जी मांगते हैं तो लेखिका उसको तुरंत दे देती है बिना किसी झिझक के। क्यों झिझकती नहीं है? क्योंकि वो गांधी जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करती हैं कि हाँ भाई उन्होंने जो चीज़ करी है, जो चीज़ मांगी है, वो तुरंत ही उनको दे देती हैं। प्रश्न संख्या 7 है, महादेवी का कटोरा बापू के पास चले जाने पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या प्रतिक्रिया की? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अब क्या हुआ, उनके पास कटोरा था। अब कटोरा जब उनको मिला था तो सबसे पहले महादेवी जी ने आके सुभद्रा जी को दिखाया। सुभद्रा जी ने क्या बोला कि ठीक है तुम मुझे इसमें खीर देना। अब खीर देने के बताए, अब उन्हें वो कटोरा किसको देना पड़ गया? गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी ने सामने से वो कटोरा मांग लिया। अब जब मांग लिया उसके बाद जब लौट के आके वो सुभद्रा जी को बताती, तो सुभद्रा जी की क्या प्रक्रिया है कि तुमने वो कटोरा दिया, क्या चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ लिखनी है। तो देखिए क्या है, आनंद भवन से लौट कर आने पर जब महादेवी जी ने सुभद्रा जी को बताया कि कटोरा तो महात्मा गांधी के पास चला गया, तो सुभद्रा जी ने कहा जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में, तो जाओ। यहाँ पर वो कहती हैं और जाओ दिखाने। जैसे होता है ना, हमसे कोई चीज़ चला जाए तो मम्मी कैसे गुस्सा कहती है और जाओ तुम करने के लिए, कहती है ना, तो उसी तरीके से होता है। जब सुभद्रा जी को पता चला कि भाई महात्मा गांधी निकट, कहते और जाओ दिखाने, तुमको बड़ा शौक था दिखाने का, चला गया इस तरीके से। तो फिर बाद में उन्होंने खीर खाने की बात करी थी, तो उन्होंने कहा देखो भाई कटोरा रहा नहीं रहा कोई बात नहीं, लेकिन खीर तुमको खिलानी पड़ेगी। अब चाहे तुम फूल के कटोरे में खिलाओ चाहे तुम पीतल के कटोरे में खिलाओ। अब यहाँ फूल एक धातु होता है जो कई धातुओं से मिलके बनता है। पहले ये स्टील वगैरह नहीं चला करता था। आजकल जैसे हम लोग के घर में स्टील के बर्तन होते हैं ना, प्लास्टिक के होते, तो पहले ये नहीं होता था। पहले पीतल, कांसा यानी कि फूल, ये होते थे जो कई धातुओं को मिलके बनता है, या ये चांदी वगैरह होती थी। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि तुम मुझे खीर तो खिलाओगी, चाहे तुम फूल के बर्तन में कटोरे में खिलाओ चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ। तो ये थी सुभद्रा जी की प्रतिक्रिया। प्रश्न संख्या 8 है, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि जैबुन्निसा कौन थी तथा लेखिका ने उनके माध्यम से कौन सी भाषा सीखी। अब सुभद्रा कुमारी चौहान चूंकि सीनियर थी उनसे, ठीक है, महादेवी वर्मा से क्या थी, सीनियर थी। अब जब सीनियर है तो जाहिर सी बात है कि वो पहले हॉस्टल छोड़ देंगी। अब जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्हें हॉस्टल छोड़ना पड़ा। जब वो हॉस्टल चली गई, छोड़ के चली गई, तो वहाँ पर जो है एक और दूसरी लड़की आई, उसका क्या नाम था, जैबुन्निसा, जो कि एक मराठी लड़की थी। उनको मराठी भाषा बड़ी अच्छी आती थी, तो हमारी लेखिका को उन्होंने मराठी भाषा ही सिखाई थी। आप देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जब छात्रावास छोड़कर चली गई तब उनकी जगह पर एक मराठी लड़की जैबुन्निसा महादेवी के कमरे में रहने लगी। वह कोल्हापुर से आई थी। महाराष्ट्र में एक जगह है ना कोल्हापुर, वहाँ से आई थी और उन्हें मराठी भाषा ही आती थी। जैबुन लेखिका का बहुत सा काम कर दिया करती थी, क्योंकि लेखिका हमेशा थोड़ा सा लिखने में बिजी रहती थी। तो जैबुन्निसा क्या करी, उनका बहुत सारा काम जो कर दी, जिससे उनको और ज़्यादा टाइम मिलता था लिखने के लिए। वह लेखिका की किताबें ठीक से रख देती, डेस्क भी साफ कर देती, और इस तरह उन्हें कविता के लिए अधिक समय मिल जाता। कविता यानी कि कविता लेखन के लिए उन्हें अधिक समय मिल जाया करता था। जैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। लेखिका भी उनसे कुछ कुछ मराठी भाषा सीखने लगी। अब कहते हैं ना, पूरी तरीके से उनको हिंदी नहीं आती थी जैबुन्निसा को, तो उसमें क्या था, मराठी का जो है झलक ज़्यादा होती थी और हिंदी कम होती थी। तो अब कहते हैं ना, जैसे हम हैं, हमको मराठी नहीं आती, अगर हम कहीं जाएंगे, हमसे कोई मराठी भाषा में बात करेगा तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, वो जो सामने वाला बंदा है वो बात को समझाने के लिए थोड़ा हिंदी मिलाएगा, थोड़ा मराठी मिलाएगा, और तब मुझे वो चीज़ समझाएगा ना, तो वो मिली जुला भाषा हो जाती थी। तो वो मिली जुली भाषा बोलती थी ताकि अपनी बात सबको समझा सके। तो इस तरीके से हमारी लेखिका बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने भी धीरे धीरे करके जो है मराठी भाषा को सीख लिया इस तरीके से। तो समझ में आया जैबुन्निसा कौन थी। प्रश्न संख्या 9 है, महादेवी वर्मा जी ने ऐसा क्यों कहा कि उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। अब ये बात उन्होंने क्यों बोली। अब सांप्रदायिकता पहले आप समझ लीजिए, जहाँ पर हम धर्म या संप्रदाय को अलग अलग नहीं, हमारा धर्म ज़्यादा है, वो धर्म बेकार है, ये जो है ना, धर्मों को लेकर किसी तरह की बहस
या झगड़े उस समय नहीं हुआ करते थे। तो ये बात उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली ये एक जो है ख़ानदानी स्त्री, यानी कि जो थोड़ा सा राजघराने से थी, मुगल क्या कहते हैं मुसलमान थी, उनके बारे में बोली, क्योंकि उनके घर से इनका टच ज़्यादा था। महादेवी वर्मा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि छात्रावास में उन दिनों अवध की लड़कियां अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की बुंदेली पर सब साथ पढ़ती थी, वो सब एक मेस में खाना खाते, एक प्रार्थना में खड़े होते, उनके बीच कोई विवाद नहीं होता। तो ये मतलब उन्होंने छात्रावास में देखा कि सब तरह तरह से क्षेत्रों से लोग आए थे, मगर एक ही तरीके से खाते थे, एक ही तरीके से रहते थे और एक ही तरह की प्रार्थना किया करते थे। तो यहाँ धर्म जाति को लेकर कोई भी ऊंच नीच नहीं थी। इसके अतिरिक्त लेखिका के परिवार व जवारा के नवाब के परिवार के बीच बेहद घनिष्ठ संबंध थे। अब उनके घर के बगल में ही क्या है, जवारा के जो नवाब थे वो उनका परिवार रहा करता था। उनके साथ इनके संबंध बहुत अच्छे थे, एक साथ खाना, उठना, बैठना, एक दूसरे के पर्व मनाना। यहाँ तक कि महादेवी वर्मा के छोटे भाई का नाम भी जो है वो किसने रखा था, वो जवारा की ये जो बेगम थी उन्होंने ही रखा था। लेखिका के परिवार में मनाए जाने वाले त्यौहार, जन्मदिन की तैयारी नवाब साहब के घर से, तो नवाब साहब के उत्सवों का संचालन उनके घर से होता था। यानी कि महादेवी के घर के जो भी उत्सव होते थे वो सभी कहाँ मनाए जाते थे, जवारा खानदान के नवाब के घर पे मनाए जाते थे, और उनके जितने 30 त्यौहार होते थे वो महादेवी जी के घर पे मनाए जाते थे। तो इस तरीके से ये घनिष्ठता बताई गई है। देखिए दोनों संप्रदाय, दोनों धर्म अलग अलग थे, एक हिंदू एक मुसलमान, लेकिन दोनों में बहुत ही घनिष्ठता थी। उनके भाई का नाम भी नवाब साहब की पत्नी ने ही रखा था। तो किसने रखा था, नवाब साहब की पत्नी ने। इस आत्मीयता व घनिष्ठता के कारण ही महादेवी वर्मा ने कहा कि उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। तो इतनी घनिष्ठता दोनों परिवारों में होने के कारण ही उन्होंने इस बात को बोला था। आज आप देखिए कि हम लोग में इतनी घनिष्ठता नहीं रह गई। इवन हम कह रहे सेम धर्म के होंगे तो भी हम आस पड़ोस के लोगों से इतना घनिष्ठ नहीं रह पाते। तो इसी को उन्होंने पड़ोस कल्चर भी नाम दिया था। तो यहाँ पर हम अपनों से ही इतना मतलब हम सेम एक ही धर्म के बोले तो इतनी घनिष्ठता नहीं रहेगी, तो हम दूसरे धर्म की तो बात ही हम जाने दें। और आज तो सांप्रदायिकता तो बहुत ज़्यादा हो गई है, धर्म को लेकर, आपके जाति को लेकर, इस जाति में, इस धर्म में, ये सब चीज़ें थोड़ा बढ़ गई हैं। प्रश्न संख्या 10 है, ताई साहिबा व महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंधों को अपने शब्दों में रोशनी डालिए। ताई साहिब कौन हुई, जवारा की जो बेगम थी उनको ताई। अब ताई देखिए मराठी का शब्द है, ठीक है। अब उनको किसको बोला जाता था, ताई साहब उनको बोला जाता था, साहिबा। अब महादेवी वर्मा के परिवार के साथ इनका कैसा संबंध था ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो परिवार में कैसा संबंध था ये तो हमने आपको अभी बताया। अब इसे करना कैसे है, आपको अपने शब्दों में लिखेंगे किस तरीके से। ताई साहिबा महादेवी वर्मा एक ही कंपाउंड में रहती थी, मतलब एक ही पैराफिट वॉल के अंदर दो अलग अलग घरों में रहा जाता था। ताई साहिबा जवारा के नवाब की पत्नी थी। लेखिका के परिवार के साथ उनके संबंध बड़े ही घनिष्ठ थे तथा आत्मीय थे। उनमें धार्मिक संकीर्णता नहीं थी, यानी कि धर्म को लेकर, अपने धर्म को लेकर, हाँ हम इस धर्म के, हम उनके घर नहीं जाएंगे, तो इस तरह का कोई एक जो है आपस में झगड़ा नहीं था। सभी उत्सवों को दोनों परिवार मिलकर मनाते थे। कोई भी त्योहार हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, दोनों ही परिवार बहुत मिलजुल कर मनाया करते थे। वे एक दूसरे के रीति रिवाजों को पूरा सम्मान देते थे। बेगम साहिबा ने प्रेम और अपनत्व के बल पर महादेवी वर्मा के परिवार के सदस्यों से संबंध जोड़ लिया था। अब ये नहीं हो सकता कि खाली महादेवी वर्मा का परिवार ही इतना ज़्यादा मिलनसार हो कि उन्होंने उनसे संबंध जोड़ा। जाहिर सी बात है जो ताई साहिबा थी उनके परिवार, उनका और उनके परिवार का भी ये जो व्यवहार होगा वो बहुत ही मिलनसार रहा होगा, तभी तो ये दोनों परिवार इतने घनिष्ठ हुए, है ना। इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमान का भेद न करते हुए मानवता के संबंध स्थापित किए। तो यहाँ धर्म, जाति, वर्ण को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं था। यहाँ मानवता, आपसी प्रेम का जो संबंध था वो यहाँ पर झलकता है। प्रश्न संख्या 11 है, बेगम साहिबा ने अपने बच्चों और महादेवी जी को किस प्रकार मिलजुल कर रहने के संस्कार दिए, पठित पाठ के आधार पर बताइए। तो बेगम साहिबा तो बहुत मिलनसार थी, लेकिन उन्होंने ये संस्कार अपने बच्चों को भी दिए कि हमें सभी से मिलजुल कर रहना है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो ये अच्छे संस्कार थे जो ताई साहब अपने बच्चों को दे रही थी। तो देखिए क्या है, बेगम साहिबा अत्यंत मिलन स्वभाव की महिला थी। उनके मन में सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं था।
यही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों और महादेवी जी को दिए। अब चूंकि क्या था ना, सब बच्चे, उनके बच्चे भी छोटे थे, महादेवी वर्मा भी छोटी थी, उनका भाई भी छोटा था, तो मतलब अब क्या ना, बच्चे सिर्फ अपने घर में नहीं, जब इतना ज़्यादा बेगम साहिबा के यहाँ उनका आना जाना था तो उनके भी संपर्क में आते थे, तो वो इनको भी सीख दिया करती थी, सिर्फ अपने बच्चों को नहीं देती थी, इनको भी दिया करती थी किस तरह हमें मिलजुल कर सभी के साथ रहना है। महादेवी जी उनको ताई साहिबा कहती थी, उनके बच्चे महादेवी जी की माँ को चची जान कहते थे। अब देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा जो हैं वो बेगम साहिबा को क्या बोलती थी, ताई साहिबा, और बेगम साहिबा के जो बच्चे थे वो महादेवी जी की मम्मी को क्या बोला करते थे, चची जान। राखी के अवसर पर वे महादेवी जी से अपने बेटे को राखी बांधने के लिए कहती। अब राखी का त्यौहार हिंदू का त्यौहार होता है, लेकिन यहाँ पर मिलनसार तरीके से रहना है, तो महादेवी जी से कहती थी कि भाई मेरे बेटे को भी राखी बांधो। और राखी के दिन सवेरे से उनको पानी भी नहीं पीने देती थी, यानी कि अपने बेटे को पानी नहीं, कि जब तक महादेवी जी उनको राखी नहीं बांध देंगी तब तक तुम कुछ खाओ। हम लोग यहाँ यही तो होता है, भाई सुबह उठकर हमें नहा धोकर पहले अपने भाइयों को राखी बांधनी है, बहनें और भाई दोनों बगैर खाए पिए रहते, जब तक राखी नहीं बंध जाती तब तक दोनों कुछ नहीं खाते। तो ये ट्रेडिशन भी फॉलो करती थी, अगर महादेवी वर्मा जी कुछ नहीं खा रही है राखी बांधने तक, तो वो अपने बेटे को भी कुछ खाने नहीं देती थी। तो ये होता है संस्कारों को अपनाना, परंपराओं। हम अगर कोई फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं किसी और का, तो उसे उतने ही श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। ये नहीं कि ऊपरी तौर पर मना लिया, जो नीचे पर जो उसके तह में जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, हम उनको फॉलो नहीं करें। लेकिन यहाँ पर वो क्या करती थी, वो पूरा का पूरा उसे फॉलो किया करती थी। इसी प्रकार लेखिका के भाई के जन्म के अवसर पर वे उपहार स्वरूप कपड़े भी लेकर गई थी। अब जब महादेवी वर्मा जी का छोटा भाई हुआ, तो जब वो उसको देने के लिए क्या लेकर गई थी, वस्त्र लेकर गई थी। अब जैसे हम लोग बहुत क्लोज रिलेशन में ही कपड़े वगैरह लेके जाते हैं ना, करते हैं ना, तो उसी तरीके से उन्होंने, क्योंकि वो उस घर को अपना घर मानती थी, अपने ही परिवार के सदस्यों की तरह मानती थी, इसलिए वो कपड़े लेकर भी गई थी। प्रश्न संख्या 12 है, लेखिका की पड़ोसन ताई साहिबा के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर 2 गुण के बारे में बताएं। अब ये 2 गुण आप पॉइंट में दे दो, हेडिंग में दे दो, जिस तरीके से भी आप दे सकते हो उसको दे दो, क्योंकि इससे 2 गुण पूछे हैं तो इन्हें आप पॉइंट्स में या हेडिंग में ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। महादेवी वर्मा लेखिका के कंपाउंड में रहने वाली ताई साहिबा के 2 मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, बेगम साहिबा के मन में जाति एवं धर्म के नाम पर कोई भेदभाव की भावना नहीं थी। वे रिश्ते निभाने में विश्वास रखती थी, यानी कि वो संप्रदाय यानी जाति धर्म को नहीं मानती थी। वो क्या कहती थी, मिलकर रहो, हम सभी एक ही प्राणी मात्र हैं। तो यहाँ जाति धर्म को लेकर कुछ नहीं था, मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के उत्सवों को मनाना साथ में, ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छा ही लगा करती थी। तो ये एक गुण था। फिर दूसरा गुण था, ताई साहिबा का लेखिका के परिवार वालों से आत्मीय संबंध था, यानी कि बेगम साहिबा का। वे उस घर के लोगों को अपने परिवार का ही सदस्य मानती थी तथा उसी प्रकार का व्यवहार उनके साथ करती थी। तो जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, मान लीजिए हमारा भाई है, बहन है, मेरे बच्चे हैं, तो उस तरीके से क्या होगा ना, हम दूसरों के बच्चों के साथ भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये हमारा उनके 2 प्रमुख गुण थे। प्रश्न संख्या 13 है, जब लेखिका के छोटे भाई का जन्म हुआ तब ताई साहिबा ने क्या कहा, पाठ के आधार पर बताइए। अब उन्होंने कुछ कहा भी, नाम रखने के साथ साथ उन्होंने कुछ बात भी कही थी, वो आपको यहाँ पूरी लिखनी है। लेखिका के छोटे भाई का जब जन्म हुआ तब ताई साहिबा ने लेखिका के पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वे मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। फिर वे शाम को बहुत सारे कपड़े लेकर आई। लेखिका की माँ को वे दुल्हन कहती थी। वे कहने लगी, दुल्हन जिनके चाची ताई नहीं होती ही हैं, वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, वो अपने परिवार जैसा ही समझती थी।
वो क्या था, महादेवी जी के पिताजी को अपना देवर कहती थी, यानी कि हस्बैंड का छोटा भाई देवर कहा जाता है। तो कहती थी कि जब भाई वो पैदा हुए तो बोले कि मैं शाम को आऊँगी, मेरा नेग रखना। नेग होता है ना कि भाई घर में जब कोई बहुत खुशखबरी की बात होती, कुछ होता है, तो सभी को कुछ ना कुछ उपहार दिया जाता है, और ख़ास तौर से जो हमारे सम्माननीय होते हैं उनको भी हम जो देते हैं वो बहुत ही अच्छा सा एक गिफ्ट या तोहफा या पैसे के रूप में, अगर हम नहीं दे सकते तो पैसे दे सकते, तो उसको नेक कहा जाता है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा नेक ठीक करके रखिए। फिर वो शाम को आई, तो अब शाम को भाई खाली नेक लेना ही नहीं होता है कि नहीं हमारा जो बन रहा है उन ले ले, हमारा अपनी तरफ से कुछ फ़र्ज़ भी होता है। तो अब जैसे चूँकि वो बड़ी थी, है ना, अब छोटे उनके महादेवी जी की माँ को वो दुल्हन कहा करती थी। अब पहले समय में दुल्हन जो है ना देवरानी को बोला जाता था। देवरानी यानी कि जो देवर की वाइफ होती थी, तो उसको दुल्हन बोलती थी। तो अब चूँकि उनसे बड़ी थी तो वो कपड़े वपड़े लेकर पहुँची। तो अब साथ में उन्होंने क्या बोला कि जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने तक जो है घर के कपड़े नहीं पहनाए जाते। अगर उनका कोई रिलेटिव नहीं है तो भाई माँ कपड़े खरीद के लाती है और बच्चों को पहनाती है, और अगर उनके रिलेटिव्स हैं तो 6 महीने तक वो रिलेटिव्स ही उस बच्चों को कपड़े देंगे। तो कहती कि ये एक ट्रेडिशन है जिसको मैं फॉलो करूँगी, तो 6 महीने तक ये मेरे ही लाए कपड़े पहनेगा। अब देखिए कितनी आत्मीयता थी, परिवार की नहीं थी, धर्म की नहीं थी, लेकिन हर एक ट्रेडिशन उन्होंने फॉलो किया, हर एक चीज़ को उन्होंने माना। तो इससे पता चलता है ना, अब जैसे ये जो वक्तव्य यहाँ बेगम साहिबा ने बोला, ये कोई घर का ही सदस्य बोल सकता है जैसा उन्होंने यहाँ पर बोला। तो ये उनकी बातों से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पुराने समय में और आज के समय में लड़कियों के जन्म के संबंध में क्या परिवर्तन आए हैं, वर्णन कीजिए। पुराने समय में क्या है, लड़कियों को जो है पैदा होते ही मार दिया जाता था, उनको एक बोझ समझा जाता था, इस तरह का एक नियम था। लेकिन आज लड़कियों के जन्म पर उतनी ही खुशी मनाई जाती है, उन्हें लड़कों के बराबर पढ़ाई लिखाई इन सभी चीज़ों की सुविधाएं दी जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पहले से और अब में आया है। देखिए, पुराने समय में जन्म लेने वाली लड़की और उनकी माँ दोनों ही बुरी नज़र से देखा जाता था। अरे इस औरत ने लड़की को जन्म दिया है। तो ये बात जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों को खटती थी। तो जो लड़की है उसको भी बुरी बातें बोली जाती थी, बुरी नज़र से देखा जाता था, और जिसने लड़की को जन्म दिया उसके साथ भी ऐसे ही व्यवहार होता था, तथा उनका अपमान भी किया जाता था, तथा कभी कभी लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था। अगर लड़की पैदा हुई तो उनको मार भी देते थे, या तो मान सम्मान नहीं दिया जाता था, बहुत बेइज्जती करी जाती थी, या कभी कहीं किसी जगह ऐसा होता था कि मार भी देते थे। यदि वह जीवित रह भी जाती तो लड़के और लड़की के भेद को जीवन भर ढोती रहती। यानी कि अगर वो पैदा हो गई, मतलब पैदा हो गई और जीवित है, किसी ने नहीं मारा, पाल पोस रहे, तो जिंदगी भर वो जो भेदभाव होता है लड़के और लड़की के बीच, वो भी चाहे खाने में, पीने में, पढ़ने में, रहने में, ओढ़ने में, हर एक चीज़ में उस भेदभाव को उसे सहना पड़ता था। परंतु आज समय बदल गया है, लड़के और लड़कियों के भेद को नई पीढ़ी में लगभग समाप्त कर दिया है। आज चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एकदम बराबर घर में हर एक चीज़ दोनों ही बच्चों में बराबर दी जाती है। आज लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं, जिस काम को लड़के कम मात्रा में कर रहे हैं वही काम लड़कियां पूरे जोश के साथ अधिक मात्रा में कर रही हैं। अतः यह अंतर अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो प्रेजेंट समय में क्या हो गया है कि जो भेद था वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ ही हुआ है, लेकिन लड़कियां बहुत आगे बढ़कर आई हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां लड़कों की संख्या कम है और लड़के बहुत ज़्यादा हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। तो और लड़कियां काम भी बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं, क्योंकि लड़कियों का जो नेचर होता है वो क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है। वो एक समय में कई सारे कामों को निपटा सकती हैं, लेकिन लड़कों में नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आजकल देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां लड़कियां बहुत ज़्यादा जोश के साथ आपको काम करते हुए दिखाई देंगी। अब है प्रश्न संख्या 15। महादेवी जी के व्यक्तित्व की कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी, क्यों, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। अब उनके व्यक्तित्व में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें अच्छी लगी हैं, वो आपको बतानी है, और क्यों अच्छी लगी ये भी बतानी है। तो महादेवी जी के व्यक्तित्व में निम्नलिखित 2 विशेषताएं हमें सबसे अच्छी लगी। पहला, स्वतंत्रता आंदोलन के समय वे बालिका थी, परंतु फिर भी वह उसमें यथासंभव सहयोग करती हैं। अब यथासंभव सहयोग उन्होंने क्या किया था, अपना कटोरा दिया था ना,
वह अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचाकर बापू को देती हैं। उन्होंने अपना पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा भी देश हित में बापू को सहर्ष दे दिया था। अब देखिए, हमें अगर इनाम में कोई चीज़ मिले और हमसे मांग ले तो शायद हम नहीं देंगे, लेकिन यहाँ बापू के प्रति उनकी क्या कहते हैं, एक आदर भाव उनके अंदर था और साथ ही देश के प्रति भी सम्मान था। इसीलिए वो अपने जेब खर्च के पैसे और वो चांदी का कटोरा दे देती है। दूसरी है, महादेवी जी के मन में संप्रदाय आधारित भेदभावना बिल्कुल नहीं थी। वे सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ घुल मिलकर रहती थी। अब यहाँ पर देखिए, वो ये चीज़ उन्होंने बचपन से सीखी थी, ठीक है ना। जब वो ताई साहेब के साथ उनके परिवार के साथ उनका जो संबंध रहा, ये चीज़ उन्होंने बचपन से सीखी। और जब वे हॉस्टल आ गई, वहाँ पे भी रहने लगी, तो वहाँ पे भी बहुत सारे धर्म संप्रदाय के लोग रहते थे, सभी के साथ में। अब इवन जो है सुभद्रा कुमारी जाने के बाद जो है जैबुन्निसा आई, वो एक क्या कहते हैं, कोल्हापुर की रहने वाली थी, मराठी भाषा बोलती थी, लेकिन वो क्या थी, वो एक मुस्लिम धर्म की थी, तब भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहती हैं, मिलजुल कर रहती हैं। उनसे बहुत सारी मराठी भाषा के शब्द भी उन्होंने सीखे। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि वो सांप्रदायिकता को ज़्यादा अहमियत नहीं दिया करती थी। सभी धर्म के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, अपनी बातों को शेयर करना, सारी चीज़ें उन्होंने जो सीखी थी बचपन से, वो हमेशा ताउम्र वो उसको फॉलो करती रही। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न यहाँ खत्म हुए। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए जो आपको आगे टेस्ट या एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो गद्य खंड के तो सभी अध्याय खत्म हो गए, अभी हमारे काव्य खंड के बाकी हैं, तो जिन्हें हम फिर से आएंगे जल्दी ही लेकर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जहाँ से हम शुरू करेंगे काव्य खंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।